4 भाइयों और 1 बहन के बाद वो चौथे नंबर पर था। 2 भाई और 1 बहन उससे बड़े थे। अपनी ज़ेहानत और काबिलियत की वजह से वो अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा चहीता था। उसके बावजूद पिछले 3 साल में उसने 3 बार खुदकशी की कोशिश की। पहली दफ़ा उसने सड़क पर बाइक चलाते हुए वन वे की खिलाफ वर्जी की और बाइक से हाथ उठा लिए। उसके पीछे आने वाले ट्रैफिक कांस्टेबल ने ऐसा करते हुए उसे देखा था। खुशकिस्मती से गाड़ी से टकराने के बाद वो हवा में उछलकर एक दूसरी गाड़ी की छत पर गिरा और फिर जमीन पर गिरा। उसकी कुछ पसलियां, एक बाजू और एक टांग में फ्रैक्चर्स हुए। तब उसके वालिदैन का निस्टेबल के असरार के बावजूद उसे एक हादसा ही समझे, क्योंकि उसने अपने माँ बाप से यही कहा था कि वो गलती से वन वे से हट गया था। दूसरी बार पूरे 1 साल के बाद उसने लाहौर में खुद को बांधकर पानी में डूबने की कोशिश की। एक बार फिर उसे बचा लिया गया। पल पर खड़े लोगों ने उसे उस रस्सी समेत बाहर खींच लिया था जिसके साथ बांधकर उसने खुद को नीचे गिराया था। उस बार उस बात की गवाही देने वालों की तादाद ज्यादा थी कि उसने खुद अपने आप को पानी में गिराया था, मगर उसके माँ बाप को एक बार फिर यकीन नहीं आया। सालार का बयान था कि कुछ लड़कों ने उसकी गाड़ी को पल के पास रोका और फिर उसे बांधकर पानी में फेंक दिया। जिस तरह वो बंधा हुआ था, उससे यूं ही लगता था कि उसे वाकई ही बांधकर गिराया गया था। पुलिस अगले कई हफ्ते उसके बताए गए हुलिये के लड़कों को पूरे शहर में तलाश करती रही। सिकंदर उस्मान ने खास तौर पर एक गार्ड उसके साथ तैनात कर दिया, जो में घंटे उसके साथ रहता था। सिकंदर उस्मान और तीबा सिकंदर शाक्त रह गए थे। पिछले दोनों वाकयात भी उन्हें पूरी तरह याद आ गए थे और वो पछताने लगे थे कि उन्होंने पहले उसकी बात पर इत्तेबार क्यों किया। पूरा घर इसकी वजह से परेशान हो गया था। उसके बारे में स्कूल, कॉलोनी और खानदान, हर जगह खबरें फैल रही थीं। वो इस बार उस बात से इनकार नहीं कर सका कि उसने खुदकशी की कोशिश की थी, मगर वो ये बताने पर तैयार नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया था। भाई, बहन, माँ या बाप, उसने किसी के सवाल का भी जवाब नहीं दिया था। सिकंदराय लेवल्स के बाद उसके बड़े भाइयों की तरह उसे बेरुन मुल्क तालीम हासिल करने के लिए भेजवाना चाहते थे। वो जानते थे उसे कहीं भी न सिर्फ बड़ी आसानी से एडमिशन मिल जाएगा, बल्कि स्कॉलरशिप भी। लेकिन उनके सारे प्लान्स जैसे भग करके उड़ गए थे और अब वो उस साइको एनालिस्ट के सामने मौजूद था, जिसके पास सिकंदर उस्मान ने उसे अपने एक दोस्त के मशूरा पर भजवाया था। ठीक है सालार, बिल्कुल टोद अपॉइंट बात करते हैं। मरना क्यों चाहते हो तुम? सालार ने कुंधे अचकाए। आपसे किसने कहा कि मैं मरना चाहता हूं? खुदकशी की 3 कोशिशें कर चुके हो तुम। कोशिश करने और मरने में बड़ा फर्क होता है। तीनों दफा तुम इत्तेफाकन बचे हो, वरना तुमने खुद को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। देखें, जिसको आप खुदकशी की कोशिश कह रहे हैं, मैं उसे खुदकशी की कोशिश नहीं समझता। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि मौत की तकलीफ कैसी होती है। वो उसका चेहरा देखने लगा, जो बड़े पर सुकून अंदाज में उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। और मौत की तकलीफ तुम क्यों महसूस करना चाहते थे? बस ऐसे ही क्यूरियोसिटी, तजस समझ लें। साइको एनालिस्ट ने एक गहरी सांस लेकर इस 150 आई क्यू लेवल वाले नौजवान को देखा। जब आप छत को घूर रहा था, तो एक बार खुदकशी की कोशिश से तुम्हारा ये तजिस खत्म नहीं हुआ। वो तब तब मैं बेहोश हो गया था, इसलिए मैं ठीक से कुछ भी महसूस नहीं कर सका। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ, तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। वो हुआ, मायूसी से सर हिलाते हुए बोला, और अब तुम चौथी बार कोशिश करोगे। यकीनन मैं महसूस करना चाहता हूं कि दर्द की इंतहा पर जाकर कैसा लगता है। क्या मतलब? जैसे जॉय की इंतहा एक्सटेसी होती है, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि खुशी की उस इंतहा के बाद क्या है। उसी तरह दर्द की भी तो कोई इंतहा होती होगी, जिसके बाद है आप कुछ भी समझ नहीं सकते। जैसे एक्सटेसी में आप कुछ भी नहीं समझ सकते। मैं नहीं समझ सका। फर्ज करें आप एक बार स्ट्रिप्टीज देख रहे हैं। बहुत तेज म्यूजिक बज रहा है। आप ड्रनक कर रहे हैं। आपने कुछ डर गुज भी ली हुई हैं। आप नाच रहे हैं।
फिर आहिस्ता, आहिस्ता आप अपने होश व हवास खो देते हैं। आप एक्सटेसी, सुरूर, मैं हैं, कहाँ हैं, क्यों हैं, क्या कर रहे हैं? आपको कुछ भी पता नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वो आपको अच्छा होगा, लग रहा है। मैं जब बाहर छुट्टियाँ गुज़ारने जाता हूँ, तो अपने कज़िन्स के साथ ऐसे बार ज़िम में जाता हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि उनकी तरह मैं एक्सटैटिक, मदहोश नहीं होता। मैंने कभी भी खुशी से बेखुद नहीं हुआ। मुझे उन चीज़ों से इतनी खुशी नहीं मिल पाती, जितनी बाकी लोगों को मिलती है, और यही चीज़ मुझे मायूस करती है। मैंने सोचा कि अगर सुरूर की इंतहा पर नहीं पहुँच सकता, तो शायद मैं दर्द की इंतहा पर पहुँच सकूँ, लेकिन वो भी नहीं हो सका। वो ख़ासा मायूस नज़र आ रहा था। तुम इस तरह की चीज़ों में वक़्त ज़ाये क्यों करते हो? इतना शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड है तुम्हारा। सालार ने इस बार इंतहाई बेज़ारी से उससे कहा, प्लीज़, प्लीज़ अब मेरी ज़हानत के राग अलापना मत शुरू कीजिएगा। मुझे पता है मैं क्या हूँ। तंग आ गया हूँ, मैं अपनी तारीफ़ें सुनते-सुनते। उसके लहजे में तल्ख़ी थी। साइको एनालिस्ट कुछ देर उसे देखता रहा। अपने लिए कोई गोल क्यों नहीं सेट करते तुम? मैंने क्या है? क्या? मुझे खुदकशी की एक और कोशिश करनी है। मुकम्मल इत्मीनान था। क्या तुम्हें कोई डिप्रेशन है? नॉट एट ऑल। तो फिर मरना क्यों चाहते हो? एक गहरी सांस। क्या आपको एक बार फिर से बताना शुरू करूं कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं कुछ और करने की कोशिश कर रहा हूं। वो उकताया, बात घूम फिर कर फिर वहीं आ गई थी। साइको अनालिस्ट कुछ देर सोचता रहा। क्या तुम ये सब किसी लड़की की वजह से कर रहे हो? सालार ने गर्दन मोड़कर हैरानी से उसे देखा। लड़की की वजह से? हाँ, कोई ऐसी लड़की जो तुम्हें अच्छी लगती हो, जिससे तुम शादी करना चाहते हो? उसने बेअख्तियार कहका लगाया और फिर हंसता ही गया। माय गॉड! आपका मतलब है कि किसी लड़की की मोहब्बत की वजह से मैं खुदकशी। वो एक बार फिर बात अधूरी छोड़कर हंसने लगा। लड़की की मोहब्बत और खुदकशी, क्या मजाक है। वो अब अपनी हंसी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। साइको एनालिस्ट ने इस तरह के कई सेटिंग्स इसके साथ कैसे, और हर बार नतीजा ढाक के वही तीन पात रहा। आप उसको तालीम के लिए बैरून मुल्क भिजवाने के बजाय यहीं रखें और उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो दें। हो सकता है ये तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब करता हो। माह के बाद सालार के माँ बाप को मशूरा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसे बाहर भजवाने के बजाय इस्लामाबाद के उदारे में एडमिशन दिलवाया गया। सिकंदर उस्मान को ये इत्मीनान था कि वो उसे अपने पास रखेंगे, तो शायद वो दोबारा ऐसी हरकत न करे। सालार ने उनके उस फैसले पर किसी रदामल का इजहार नहीं किया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इसने उनके इस फैसले पर किसी खुशी का इजहार नहीं किया था कि उसे बैरून मुल्क तालीम के लिए भजवाया जाएगा। साइको एनालिस्ट के साथ आखिरी सेशन के बाद सिकंदर उस्मान उसे घर ले आए और उन्होंने तीबा के साथ मिलकर उससे एक लंबी चौड़ी मीटिंग की। वो दोनों अपने बेडरूम में बैठाकर उसे उन तमाम आसाइशों के बारे में बताते रहे जो वो पिछले कई सालों में उसे फराहम करते रहे थे। उन्होंने उसे उन तौक़ुआत के बारे में भी बताया जो वो उससे रखते थे। उसे उन मोहब्बत भरे जज़्बात से भी आगाह हूँ, क्या जो वो उसके लिए महसूस करते थे। वो बेतातर चेहरे के साथ चिवंगम चबाता बाप की बेचैनी और माँ के आंसू देखता रहा। गुफ्तगू के आखिर में सिकंदर उस्मान ने तकरीबन तंग आकर उससे कहा, तुम्हें किसी चीज़ की कमी है? क्या है जो तुम्हारे पास नहीं है या जो तुम्हें चाहिए? मुझे बताओ। सालार सोच में पड़ गया। स्पोर्ट्स कार। अगले ही लम्हे उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें स्पोर्ट्स कार बाहर से मंगवा देता हूँ, मगर दोबारा ऐसी कोई हरकत मत करना जो तुमने की है। ओके। सिकंदर उस्मान को कुछ इत्मीनान हुआ। सालार ने सिर हिला दिया। तीबा ने टशु से अपने आंसू साफ करते हुए जैसे सुकून का सांस लिया। वो कमरे से चला गया तो सिकंदर उस्मान ने सिगार सलगाते हुए उनसे कहा, तीबा, तुम्हें उस पर बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी। अपनी एक्टिविटीज कुछ कम करो और कोशिश करो कि उसके साथ रोजाना कुछ वक्त गुजार सको। तीबा ने सर हिला दिया। वसीम ने इमामा को दौर से ही लान में बैठे देख लिया। वो कानों पर हेडफोन लगाए
वाकमीन पर कुछ सुन रही थी। वसीम दब्बे कदमों इसकी पश्त की जानब से उसके अक़ब में गया और उसके पास जाकर उसने यकदम इमामा के कानों से हेडफ़ोन के तार खींच लिए। इमामा ने बरक रफ्तारी से वाकमीन का स्टॉप का बटन दबाया था। क्या सुना जा रहा है? यहाँ अकेले बैठे? वसीम ने बुलंद आवाज में कहते हुए हेडफोन को अपने कानों में ठोंस लिया, मगर तब तक इमामा केस्ट बंद कर चुकी थी। कुर्सी से उठकर खड़े होकर उसने हेडफोन को अपनी तरफ खींचते हुए वसीम से कहा, बद तमीजी की भी कोई हद होती है। वसीम बी हीव योरसेल्फ। उसका चेहरा गुस्से से सर्ख हो रहा था। वसीम ने हेडफोन के सरों को नहीं छोड़ा। इमामा के गुस्से का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। मैं सुनना चाहता हूं, तुम क्या सुन रही थी? उसमें बद तमीजी वाली क्या बात है? केस्ट को ऑन करो। इमामा ने कुछ झंझलाते हुए हेडफोन को वाकमीन से अलग कर दिया। मैं तुम्हारे सुनने के लिए वाकमीन लेकर यहां नहीं बैठी। दफा हो जाओ ये हेडफोन लेकर। वो एक बार फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसने वाकमीन को बड़ी मजबूती के साथ अपने हाथ में जकड़ा हुआ था। वसीम को लगा जैसे वो कुछ घबराई हुई है, मगर वो घबराएगी क्यों? वसीम ने सोचा और इस ख्याल को जहन से झटकते हुए सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। हेडफोन को उसने मेज पर रख दिया। ये लो, अपना गुस्सा खत्म करो। वापस कर रहा हूं मैं। तुम सुनो, जो भी सुन रही हो। उसने बड़े सुलझो याना अंदाज में हाथ उठाते हुए कहा, नहीं, अब मुझे नहीं सुनना कुछ। तुम हेडफोन रखो अपने पास। अमामा ने हेडफोन की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। वैसे तुम सुन क्या रही थी? क्या सुना जा सकता है? अमामा ने उसके अंदाज में कहा, गजलें सुन रही होगी। वसीम ने ख्याल जाहिर किया। तुम्हें पता है वसीम, तुम में बहुत सारी आदतें बूढ़ी औरतों वाली हैं। मिसाल मिसाल बाल की खाल उतारना, और और दूसरी की जासूसी करते फिरना, और शर्मिंदा भी ना होना। और तुम्हें पता है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता कितनी खुद गरज होती जा रही हो। वसीम ने तरकी बह तरकी जवाब देते हुए कहा। उमामा ने उसकी बात पर बुरा नहीं माना। अच्छा, तुम्हें पता चल गया कि मैं खुद गरज हूं। इस बार उसने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि तुम जितने बेवकूफ हो मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि ये नतीजा अख्त कर लोगे। तुम अगर मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हो तो मत करो, मैं शर्मिंदा नहीं हूंगा। वसीम ने ढटाई का मजाहिरा करते हुए कहा, फिर भी ऐसे कामों की कोशिश तो हर एक पर फर्ज होती है। आज तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही। वसीम ने उसे गौर से देखते हुए कहा, हो सकता है, हो सकता है नहीं, ऐसा ही है। चलो अच्छा है, वो चुप शाह का रोजा तो तोड़ दिया है तुमने जो इस्लामाबाद आने पर तुम रख लेती हो। अमामा ने गौर से वसीम को देखा। कौन सा चुप शाह का रोजा? तुम जब से लाहौर गई हो खासी बदल गई हो। मुझ पर स्टडीज का बहुत बोझ होता है। सब पर होता है इमामा, मगर कोई भी स्टडीज को इतना सर पर सवार नहीं करता। वसीम ने उसकी बात काटते हुए कहा, छोड़ वास फजूल बहस को। ये बताओ तुम आजकल क्या कर रहे हो? एश, वो इसी तरह करसी झुलाता रहा। ये तो तुम पूरा साल ही करते हो। मैं आजकल की खास मसरूफियत का पूछ रही हूं। आजकल तो बस दोस्तों के साथ फिर रहा हूं। तुम्हें पता होना चाहिए कि पीपर्स के बाद मेरी मसरूफियात क्या होती हैं। सब कुछ भूलती जा रही हो तुम। वसीम ने अफसोस भरी नजरों से कहा, मैंने उस उम्मीद में यह सवाल किया था कि शायद उस साल तुम में कोई बेहतरी आ जाए, मगर नहीं, मैंने बेकार सवाल किया। उमामा ने उसके तबसरे के जवाब में कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूं, तुम नहीं। इसलिए अब अपनी मलामती तकरीर खत्म कर दो। वसीम ने उसे कुछ जताते हुए कहा, ये साथ वालों के लड़के से ताल्लुकात का क्या हाल है? उमामा को अचानक याद आया, चोचू से बस कुछ अजीब से ही ताल्लुकात हैं। वसीम ने कुंधे अचकाते हुए कहा, बड़ा अजीब सा बंदा है। मोड़ा अच्छा है तो दूसरे को 7वें आसमान पर बैठा देगा। मौड खराब है तो सीधा गटर में पहुंचा देगा। तुम्हारे ज्यादातर दोस्त इसी तरह के हैं। अमामा ने मुस्कुराते हुए कहा, कुंद हम जिन्स बाहम जिन्स परवाज? नहीं, खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं है। कम से कम मेरी आदतें और हरकतें चोचू जैसी तो नहीं हैं। वो तो बाहर जाने वाला था ना।
इमामा को अचानक याद आया, हाँ जाना तो था मगर पता नहीं, मेरा ख्याल है उसके पैर नटस नहीं भिजवार है। हलिया बड़ा अजीब सा होता है उसका। मुझे बाज़ दफ़ा लगता है पहियों के किसी कबीले से किसी न किसी तरह उसका ताल्लुक होगा या आइंदा हो जाएगा। तुमने देखा है उसे? कल मैं बाहर से आ रही थी तो देखा था। वो भी उसी वक्त बाहर निकल रहा था। कोई लड़की भी थी साथ। लड़की? जीन्स वगैरह पहनी हुई थी? उसने? वसीम ने अचानक दिलचस्पी लेते हुए कहा। हाँ, मशरूम कट बालों वाली, फ़कीर सी, उड़सा। वसीम चुटकी बजाते हुए मुस्कुराया। उसकी गर्ल फ्रेंड है। पिछली दफ़ा तो तुम किसी और का नाम ले रहे थे। अमामा ने उसे घूरा। पिछली दफ़ा कब? वसीम सोच में पड़ गया। 7-8 माह पहले शायद तुमसे उसकी गर्ल फ्रेंड की बात हुई थी। हाँ, तब शेबा हो गई थी। अब पता नहीं वो कहाँ है। इस बार तो गाड़ी के पिछले शीशे पर उसने अपने मोबाइल का नंबर भी पेंट करवाया हुआ था। अमामा एक मोबाइल नंबर दोहराते हुए हैं। तुम्हें याद है? वसीम भी हंसा। मैंने जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा मोबाइल नंबर कहीं लिखा देखा था, और वो भी गाड़ी के शीशे पर, उसके नाम के साथ। याद तो होना ही था। मामा, फिर हंसी में तो खुद सोच रहा हूं अपनी गाड़ी के शीशे पर मोबाइल नंबर लिखवाने का। वसीम ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। कौन से मोबाइल का? वो जो तुमने अभी खरीदा भी नहीं। उमामा ने वसीम का मजाक उड़ाया। मैं खरीद रहा हूं इस माह। बाबा से जूते खाने के लिए तैयार रहना। अगर तुमने मोबाइल के नंबर को गाड़ी के शीशे पर लिखवा, या सबसे पहला फोन उनका ही आएगा। बस इसलिए हर बार मैं रख जाता हूं। वसीम ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा। यह तुम्हारे लिए अच्छा ही है। बाबा से हड्डियां तड़वाने से बेहतर है कि बंदा अपने जज्बात पर कुछ काबू रखे, और तुम्हारे लिए तो खतरात वैसे भी ज्यादा हैं। समिया को पता चलाना अगर इस कस्म के किसी मोबाइल फोन का तो। वसीम ने उसकी बात काट दी। तो क्या करेगी वो? मैं उससे डरता नहीं हूं। मैं जानती हूं तुम उसे से डरते नहीं हो, मगर छह भाइयों की इकलौती बहन से मंगनी करने से पहले तुम्हें तमाम नफा नुकसान पर गौर कर लेना चाहिए था, जिनका सामना तुम्हें किसी ऐसी वैसी हरकत के बाद हो सकता है। उमामा ने एक बार फिर उसकी मंगेतर का हवाला देते हुए उसका मजाक उड़ाया। अब क्या किया जा सकता है? बस मेरे मुकद्दर में था ये सब कुछ। वसीम ने एक मसनूई आ भरते हुए कहा। मुझे कभी भी मोबाइल फोन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये मेरे किसी काम नहीं आ सकेगा। कम उस कम जहां तक गर्लफ्रेंड की तलाश का सवाल है। वो एक बार फिर करसी झुलाने लगा। देर से ही सही, मगर बात तुम्हारी समझ में आ ही गई। मामा ने हाथ बढ़ाकर मेज से हेडफोन उठाते हुए कहा। वैसे तुम सुन क्या रही थीं? वसीम को उसे हेडफोन उठाते देखकर फिर याद आया। वैसे ही कुछ खास नहीं था। अमामा ने हेडफोन उठाते हुए कहा, उठते हुए उसे जैसे टाला। आप लाहौर जा रहे हैं तो वापसी पर इमामा के हॉस्टल चले जाएं। ये कुछ कपड़े हैं उसके, दर्जे से लेकर आई हूं, आप उसे दे आएं। सिल्मी ने हाशिम से कहा। भाई, मैं बड़ा मसरूफ रहूंगा लाहौर में, कहाँ आता जाता फिरूंगा उसके हॉस्टल। हाशिम को कुदरे तामिल हुआ। आप ड्राइवर को साथ लेकर जा रहे हैं, खुद नहीं जा सकते तो उसे भेज दीजिएगा, वो दे आएगा ये पीकट। सीजन खत्म हो रहा है, फिर ये कपड़े इसी तरह पड़े रहेंगे। उसका तो पता नहीं अब कब आए। सलमी ने लंबी चौड़ी वजाहत की। अच्छा ठीक है, मैं ले जाता हूं। फुर्सत मिली तो खुद दे आऊंगा, वरना ड्राइवर के हाथ भिजवा दूंगा। हाशिम रजामंद हो गए। लाहौर में उन्होंने खासा मसरूफ दिन गुजारा। शाम 5 बजे के करीब उन्हें कुछ फुर्सत मिली, और तब उन्हें उस पैकेट का भी ख्याल आ गया। ड्राइवर को पैकेट ले जाने का कहने के बजाय वो खुद इमामा के हॉस्टल चले आए। उसके एडमिशन के बाद आज पहली बार वो वहां आए थे। गेटकीपर के हाथ उन्होंने इमामा के लिए पैगाम भिजवाया और खुद इंतजार करने लगे। उनका ख्याल था कि वो जल्द ही आ जाएगी, मगर ऐसा ना हुआ। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, वो अब कुछ बेजार होने लगे। उससे पहले कि वो अंदर दोबारा पैगाम भिजवाते, उन्हें गेट कीपर एक लड़की के साथ आता दिखाई दिया। कुछ करीब आने पर उन्होंने उस लड़की को पहचान लिया। वो जो यार ये थी इमामा की बचपन की दोस्त